नमस्कार। आज मेरा सौभाग्य है कि हम लोग रामलीला मैदान में बैठे हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर योगेश धस्माना। डॉक्टर योगेश धस्माना के बारे में अगर मैं शब्दों में कहूँ तो शायद मेरे पास शब्द नहीं ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि इतना ज्ञानी मैं नहीं हूँ। क्योंकि योगेश भाई साहब जब किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं या कहते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर की कोई फिल्म चल रही है। एक एक चीज को, एक एक शब्द को इतने अच्छे ढंग से पिरोते हैं कि हम कभी अगर कल्पना करें कि रुद्राक्ष की कोई ऐसी माला जो भोलेनाथ के गले में पड़ी हो और वो इतने प्यारे ढंग से पिरोई जाती है, तो वही शब्दों की माला जो पिरोते हैं ऐसे अपने डॉक्टर योगेश धस्माना जी, आप मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। आपका भी स्वागत है। आपने मुझे बुलाया। आज हम रामलीला मैदान में इसलिए बैठे हैं कि पौड़ी का ये रामलीला मैदान, जब भी यहाँ पर कोई मंच सजता है तो हम इसे ऐतिहासिक रामलीला मैदान कहते हैं। ये केवल एक शब्द नहीं है ऐतिहासिक, ये वाकई ऐतिहासिक जगह है। जिन सीढ़ियों में बैठे हैं ये एक पहाड़ हुआ करता था। इस पहाड़ पर इतने लोग समाते हैं ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप जितने आओगे सब यहाँ समा जाओगे। पता नहीं इस जगह में ऐसा क्या है कि गिनती भूल जाता है आदमी और इस जगह में समाता चला जाता है। इस राम की कृपा है और वो मंच सामने है जहां से हर व्यक्ति हर कलाकार को खुली आंख से देख सकता है। आपको लगेगा कि कलाकार आपके सामने मंचन कर रहा है। इसलिए हम इस मैदान में आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिन्होंने पौड़ी की रामलीला को अपने खून पसीने से सींचा है। और आज रामलीला कहने को 125 वर्ष की है, लेकिन अगर इसका महत्व देखेंगे, इसके वर्षों की कल्पना करना हम सबके बस का नहीं है। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आप जानते हैं, तो आपके पिताजी स्वर्गीय विद्या सागर धस्माना जी तो रावण का ही अभिनय करते थे और रामलीला से हमेशा जुड़े रहे। मुझे रामलीला के उन पुरोधाओं के बारे में जानना है। जरूर। ये पूरे देश के लिए, गढ़वाल नहीं, पौड़ी नहीं जी, रामलीला का जो लोक नाट्य मंच हमारा, ये पूरे देश में एक प्रतिभाओं की नर्सरी के रूप में जी। तो जहाँ तक अगर हम पौड़ी आ जाए या उत्तराखंड आए, जब पौड़ी जिला बना 1839 में जी, श्रीनगर में बाढ़ आ गई थी, पौड़ी शिफ्ट हो गया 1940 में, 1840 में। तो लुसिंगटन यहाँ पे आए, तो उनको ये पौड़ी का जो ढलान है और सामने हिमालय पसंद आया जी। तो ये शुरुआत हुई थी। और ये जो पुरानी ट्रेजरी है यहाँ पहले कलेक्टेड थी। अच्छा। और जो डीएम का आज रेजिडेंस है वो डीएम का ऑफिस हुआ करता जी। और शुरुआती दौर में तो लुसिंगटन, आप पायल होटल वाले हैं, इनके घर पे पहली कोर्ट लगी। ओ बाप रे। क्योंकि उस समय ऑफिस तो था नहीं, केवल इससे पहले अगर हमने जो जिक्र देखा पौड़ी का, तो एक फ्रेजर था ट्रेवलर, ब्रिटिशर जी। वो 1843 को नगीने से होते हुए, कोटदार होते हुए पौड़ी, श्रीनगर होते टेरी गया। फिर उसने देवप्रयाग में रामलीला देख के जिक्र किया। अच्छा। 1843 में। लेकिन मुझे ये लगता है कि ट्रेवलर फ्रेजर ने जो रामलीला देखी, वो विशुद्ध रूप से हम उसको रामलीला नहीं कह सकते। कारण ये था कि वो बद्रीनाथ का यात्रा मार्ग था। तो यात्री जो आते थे वो अपने भजन कीर्तन, तो उसमें दो बड़े खासियत होती थी। या तो कृष्ण लीला ही करते थे और ये खुले आंगन में। जो रघुनाथ जी का मंदिर है वहाँ पे, तो उसने वहाँ पे देखा और उसने लिखा कि मैंने पहली बार रामलीला देखी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इन गतिविधियों का केंद्र कहीं ना कहीं वो यात्रा थी हमारी, जिसने यहाँ दिया। लेकिन 40 जब बना, तो फिर जो 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद एक ग्रास्टीन आया, पौड़ी में जी, कलेक्टर आया। उसने दो चीजें ढूंढी थी। एक तो ग्रांसी में पहले गोल्ड मैदान बनाना चाहता था। अच्छा। फिर उस समय नहीं हो पाया, तो उसने ये टेनिस कोर्ट, जिसको पुराना कहते हैं आज गांधी मैदान है, इसको संवारने का काम किया। अच्छा। और 1870 में उसने ये बना दिया यहाँ पे। एक पीछे से उसने छोटी सी बिल्डिंग भी बनाई। बाद में 1928 में भले उसको इबरसन नाम दिया, लेकिन वो बिल्डिंग काफी पुरानी थी। जो पहली रामलीला खेलने का उल्लेख जैसे पौड़ी के बारे में भी देते हैं, तो जैसे मैंने भी स्वयं पहले लिखा था शुरुआत में, लेकिन जब बाद में इस तरह की किताबें पढ़ने को मिली पुराने ब्रिटिश अधिकारियों के अकाउंट्स के जरिए, अच्छा, उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो मुझे लगा कि जो 1890 में मुझे पहली बार ये मिला कि
मैसमोर के छात्रों ने, क्योंकि मैसमोर स्कूल 1864 में खुल गया, तो उस समय कोई इस तरह का ना तो ये मैदान था, ना टेनिस कोर्ट का इस तरह का स्वरूप था, ना कहीं। तो जो मैसमोर इंटर कॉलेज का हॉल था, अच्छा, उसमें बच्चे अंग्रेजी के, हिंदी के नाटक खेलते। हाँ, और उसके बाद वहाँ नीचे जब हिंदू और वो क्रिश्चियन हॉस्टल बने, तो जो बच्चे पढ़ने वाले आते थे, खासकर हिंदू वाले, वो अपने घर से जो संपन्न लोग थे रसोइया लेकर आते थे। उनकी रसोई भी अलग होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी गतिविधियां होती थी, वो गतिविधियों का केंद्र मैसमोर था। ठीक ठीक। 1906 की रामलीला का जो मेरे पास रिकॉर्ड जो दस्तावेज है तत्कालीन समाचार पत्र का मुख्य रूप से, तो भोला दत्त काला जी, ये डॉक्टर थे पेशे से, पहले डॉक्टर थे गढ़वाल के, मेडिकल डॉक्टर, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1856 है, डेट ऑफ बर्थ, और 1952 तक वो जिंदा रहे, एक बहुत लंबा पीरियड। तो इन्होंने राग रागनियां भी बनाए, सबसे बड़ी बात की थी। बिल्कुल। और इन्होंने लिखा कि पौड़ी में, उसमें लिखा है इन्होंने कि पौड़ी में रामलीला की विधिवत शुरुआत जो हुई, वैसे मैंने खुद लिखा कि 1897 में हुई, कुमाऊं वालों ने कहा 1860 में हुई, वो हुई है। लेकिन फिर मैंने क्या कहा कि कुमाऊं में रामनगर जो बनारस का केंद्र है, और गढ़वाल में जो बिजनौर का था, यहाँ के लोग यहाँ पे नौटंकी लेके आते, और उसमें कृष्ण लीलावर संवाद नौटंकी जो शैली है, तो वो जो शुरुआती दौर था 1860 का, और अगर हम पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो वो 1897 का। लेकिन विधिवत रूप से जो रामलीला की शुरुआत हुई वो 1905 से शुरू होती है। उस और 6 का विवरण मिलना बिल्कुल लिखित रूप से मिलता है, उस समय उसी टेनिस कोर्ट पे हुआ करता था। अच्छा। पीछे बाद में जिसको रोबर्टसन क्लब दिया, वहाँ पे रामलीला। एक पूर्णचंद त्रिपाठी डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, जिस आज शिक्षा अधिकारी, बिल्कुल। और आप जानते हो कि एक बड़े राइटर हैं, बड़े प्रभात उप्रेती, उनके नाना जी थे, बाद में मुझे पता चला। अच्छा। उनके नाना जी हुए तारादत्त गरोले, पहले गढ़वाल के एडवोकेट, जो 1901 में प्रैक्टिस करने आ गए। भले वो कुछ दिन पहले देहरादून में रहे, लेकिन उसके बाद वो पौड़ी में 1910 में विधिवत रूप से अपर बाजार में उन्होंने घर बनाया, फिर आगे मकान बनाया। तो ये लोग, एक देवी दत्त पांडे थे, बाद में डिप्टी कलेक्टर रहे चमोली में। तो जैसे पौड़ी की रामलीला शुरू होती थी, वो पौड़ी आ जाता। अच्छा। और पूरे 10 दिन तक यहाँ ठहरा करता, टूर बना के आ जाता। तो ये उस दौर की जो रामलीलाओं की शुरुआत थी। और एक बड़ा मजेदार किस्सा देख रहा हूँ, उस समय पौड़ी में ये जब 6 में रामलीला शुरू हो रही है, 4 साल एक डिप्टी कमिश्नर रहे V.A. स्टॉवल। अच्छा। वो पुरस्कार बांटने आते थे। ओ बाप रे। अच्छा। उन्होंने एक गिरिजादत्त नैथानी थे कोटदार में, लैंसडाउन में, दुगड्डा में उन्होंने बाद में प्रेस खोला। तो उस समय उनका जो रजिस्ट्रेशन कार्यालय होता था, वो श्रीनगर में होता था, पौड़ी में भी नहीं। अच्छा। उन्होंने खुद कहा कि नहीं, आपको अखबार शुरू करना चाहिए, आप अच्छे लिख रहे हैं। तो उन्होंने भी गढ़वाली फोक को, गढ़वाली लिटरेचर को और ताजुब में उसी में देख रहा हूँ कि 1910 की रामलीला में स्टॉवल पुरस्कार बांट रहा है इस मैदान। बताओ। 2 साल उधर हुई। उसके बाद तो कोतवाल सिंह नेगी जी का नाम आता है। ये कांडे गांव का जमीन थी। बाद में इसको ये जो अमला क्वार्टर्स बने, ये कलेक्टेड की भूमि आ गई। और इसके नीचे एक साइड कांडा और उधर चीचा गांव शुरू हो जाता था। तो कोतवाल सिंह जी का इसलिए बड़ा वकील साहब का कि एक तो उन्होंने जब कलेक्टेड को जमीन गई, तभी उन्होंने एक तरह से इकरारनामा करा दिया था कि ये हमारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जगह होगी। इधर टाल था, अगर आपको ध्यान होगा, बिल्कुल टाल आज मंदिर बना है, तो ये जगह मिल गई। तो इस तरह से इसमें जब हम ये कह सकते हैं कि जो लिखित इतिहास है वो तो 1910 से तो हमें बिल्कुल मिल रहा है, उसमें कोई। उसके बाद 1920-22 में सुरेंद्र सिंह बर्तवाल जी आए, रुद्रप्रयाग से। वो यहाँ जिला पंचायत के पहले सेक्रेटरी हुए 1922 में। अच्छा। और 1952 तक रहे। उनका भी ये हिसाब था कि उनको शास्त्रीय संगीत के बड़े पारंगत थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े थे। 1890 का जन्म था उनका। अच्छा। तो वो भी जब अपनी नौकरी करने के लिए पौड़ी आ गए, तो उन्होंने अपने घर पे, ये जो एजेंसी से ऊपर घर है प्राचीन, कभी उसका भी आप शूट कीजिए, बनाया तो उन्होंने 38 में, लेकिन वहाँ पे उनका घर था। तो जो राग रागनियां बनी, उन्होंने भी उनको परिष्कृत। अच्छा। बाकी उनके लड़के नवभारत टाइम्स में, बम्बई में सब एडिटर रहे। वो भी एक बड़ा किस्सा था। उन्होंने अपनी बहू ढूंढने के लिए विज्ञापन निकाला। अच्छा।
क्योंकि रामलीला से भी जुड़े हुए थे, हाँ, संगीत का पक्ष संभालते थे। हाँ, तो उन्होंने विज्ञापन निकाला कि हाँ। मुझे वो बहू चाहिए हाँ। कि जो शास्त्रीय संगीत में मेरे साथ मदद करे, अपने लड़के की क्या बात अपने है, लिए। क्या बात है, बताओ। तो उनको मध्य प्रदेश में जाके रिश्ता मिला। हाँ। वो मध्य प्रदेश लड़की को मिलने चले गए। हाँ। तो उन्होंने लड़की को पूछा कि देखो भाई, मैं भले ही हाँ। जिला बोर्ड का सेक्रेटरी हूँ, हाँ। वहाँ की बड़ी ठाकुर फैमिली से मेरा रिश्ता है, हाँ। लेकिन मुझे तो बहू ऐसी चाहिए जो शास्त्रीय संगीत है। तो उसने कहा मैं बिल्कुल एम्यूज हूँ, जबलपुर का परिवार था। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालकोस में कोई रचना सुना सकते हो? अच्छा। रामलीला की। हाँ। उन्होंने कहा नहीं, आप जो बोलेंगे। हाँ। वो कहा मुझे मालकोस सुनाइए। हाँ। तो उसने मालकोस सुनाया। फिर सुना उसने कहा कि जरा एक चौपाई सुनाइए। हाँ। तो वो सुनाई। हाँ। तो वो बड़े प्रभावित थे और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं इसको बहू बना के पढ़ी ले जाऊंगा। तो उन्होंने बाद में बहू को आशीर्वाद दिया, लेकिन बहू, ये पर्दे में क्यों पर्दा था, हाँ। उन्हें बहू से कहा हाँ। कि बेटी तुमने बहुत अच्छा गाया, तो अम्यूज भी हो, हाँ। लेकिन ये जो मालकोस आपने सुना ना, हाँ। आपने इसमें 2 मात्राएं कम लगाई। ओ बाप रे, क्या बात है। तो वो महिला भी बाद में लिखती है पौड़ी आके, हाँ। जब शादी होके वो आई यहाँ पे, हाँ। तो उसने कहा भाई शुरू में तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, कहा मध्य प्रदेश, लेकिन जब मैं हिमालय देखती, यहाँ के कार्यक्रमों को, मैं तो गर्मियों में आती थी, कुछ ही टाइम रहती थी भले, और जो मैंने इस शहर को देखा तो मुझे लगा कि मुझे पति उतने अच्छे मिले न मिले, मेरे ससुर बहुत अच्छे जो मेरी इस कला के बारे में थे। तो वो देखते थे। सही बात। फिर उनके साड़ू भाई थे एक नरेंद्र सिंह भंडारी, वहाँ ये जहाँ चंद सिंह गढ़वाली के गाँव है उस इलाके के थे वो, और उन्होंने युग धर्म अखबार भी निकाला। अच्छा। वो भी संगीत के बड़े पारंगत। जी। चंद सिंह गढ़वाली की जो बायोग्राफी छपी राहुल सांकरता ने, वो उन्होंने ही सांकरदान को उपलब्ध कराई, और ये दोनों चांस की बात सुरेंद्र सिंह जी साड़ू भाई। तो इन्होंने उसके बाद केवल 4-5 दिन की रामलीला होती थी। अच्छा, उस समय। हाँ, उस समय। हाँ, ठीक है। तो ये सुरेंद्र सिंह बरतवाल जी ने वो 7 दिन की थी। अच्छा। इनमें क्या हुआ कि ये आशुतोष जो नेगी संरक्षक है, इसके दूसरे नंबर के ताऊजी होते थे जसवंत सिंह जी। वो हिस्ट्री के साउथ एशिया के नामी प्रोफेसर थे। लेकिन वो जो गर्मियों में आते थे तो यहाँ की संगीत सभाओं को जमते थे, और उन्होंने उसमें कई प्रयोग किए। फिर उनका छोटे भाई भूपेंद्र सिंह भी थे, वो तो हमारे पिताजी के समकक्ष थे, और ये लगभग इनकी पैदाइश किसी की 1926 थी, किसी की 1928 थी, और ये 10-11 साल से रामलीला से यहाँ पे तो इन सब लोगों ने पौड़ी की रामलीला को जो बनाने में अपना योगदान दिया। हमारे जो बुजुर्ग कहते थे कि जैसे भगवंत सिंह नेगी जी का था कि सेट बनाने में, उनसे पहले एक पीताम्बर बौखंडी होती, पीताम्बर बौखंडी, वो सबसे, जैसे आज भगवंत सिंह नेगी जी बनाते थे, आशुतोष के पिताजी, ऐसे वो बनाते थे। ऐसे रावण के पात्रों में तो ज्यादातर जो शुरू करते थे लोग, हमारे पिताजी से जगदम्बा पंत जी का नाम आता है, उसमें गोविंद नैथानी जी का नाम मैदान है। और नई पीढ़ी में मैं सोचता हूँ वैसे तो बहुत सारे लोगों ने किया, एक दिगंबर थपलियाल भी थे, कई सालों तक हमने देखा, एक नथी सिंह रावत भी थे, उनका भी देखा। लेकिन इस नई पीढ़ी में जितना लंबा समय आप कर रहे हैं शायद ये और लड़के नहीं कर पाए। तो ये इस तरह की परंपरा चलती रही, और 1935 में पहली बार ये भी अखबार से पता चला कि चंद्र कुमार बरतवाल जो हिंदी के कवि रहे, और पीताम्बर दत्त बरतवाल जो लेंस, ये रामलीला की जब धूम हो गई कि शुरुआत में कि पेट्रो में मसाल लेके, बिल्कुल मसाल, तो मसाल वाले जो छिल्ले, तो जो मसाल लेके करते थे 37 के दशक में, इसका चंद्र कुमार बरतवाल ने और पीताम्बर दत्त बरतवाल ने उल्लेख किया। तो एक मोहम्मद सलार होते थे, वो थलीसैंड से आते थे, वो पाठ भी रावण दरबार में मुख्य राक्षस की भूमिका। अच्छा। और उसके साथ साथ ये जब्बार हुसैन होते थे, वो होते, ये पर्दा खींचने की भी फिर पर्दा खींचने में उतरे थे। आतिशबाजी में इकराम अली का नाम था, और सारंगी में जो थे वो हुसैन बख्श थे, और सुषेण वैद्य का कई सालों तक वो विक्टर ज्ञान विक्टर थे। तो और ये सारे वो लोग थे जो कभी भी रामलीला से या रामलीला कमेटी से एक पैसा भी नहीं, बिल्कुल ठीक है, जो श्रद्धा बस अगर मिलता भी था, वो कलाकारों को। मैं 1910 का एक किस्सा बताऊं, अखबार में तारा दत्त गैरोला जी लिख रहे हैं, वो हमारे पहले उत्तराखंड के पहले एमएलसी भी हैं, नॉमिनेटेड। तारा दत्त गैरोला जी 1916 में कुमाऊं से भी नहीं था कोई, यहाँ से था। अच्छा। वकील भी थे, लेखक भी थे, अंग्रेजी के बहुत अच्छे राइटर थे। उनकी तारीफ जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, ओ बाप, उनके लेखों के, अंग्रेजी लेखों। तो वो इस तरह की शख्सियत, ऐसे शख्सियत। तो वो क्या लिख रहे हैं कि इस समय जिस व्यक्ति ने राम का पाठ खेला है, भाषा भी अलग थी, वो हमने देखा शरीर से बहुत कमजोर है,
इसलिए रामलीला कमेटी उसको अच्छा कपड़े देने का रिवाज भी था उस समय, उस लेख से इसको ये 2 जोड़ी कपड़े दिए जाते हैं और साथ में संतरे के जूस की बोतल ताकि अपना स्वास्थ्य सुधार कर सके। क्या बात है। एक बंगाली गांगुली जेलर हुआ करता था सन 47 में, सुना देश आजाद हुआ अगस्त में, रामलीला की तैयारी शुरू हो जाती थी। तो वो जो एक गीत आया था मथुरा प्रसाद डोभाल जी, स्वतंत्र भारत की पूर्ण भूमि में राम राजा आया, वो कई समय यहाँ का गीत भी बना। तो वो बताते हैं कि एक बैनर भी लगा था, बैनर भी भारत माता का चित्र बना। एक कैदी होता था गांगुली, वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट था। तो जेलर से निवेदन किया गया कि भाई वो इस तरह बोल नहीं सकता, पर उसको हमें रावण का पुतला बनाने के लिए, अच्छा अंदर सेट बनाने के लिए, और जो 47 में जो शोभा यात्रा निकली वो सारी उसने की। तो दिन में वो जेल में रहता और रात को उसको स्पेशल लाके यहाँ तैयारी करवाई जाती। ये बड़ा सौहार्द। एक कर्नल कुरैशी थे, यूनुस होते थे, फुटबॉलर भी रहे, यहाँ का बड़ा पुराना परिवार। एक महबूब अहमद थे, उनको मुद्दी भाई के नाम से जानते थे। मुद्दी भाई और हमारे तक मैंने 75 तक तो उनको देखा, मेकअप अकेले संभालते थे। ओ बाप रे। और उनके जो एक दामाद थे कर्नल कुरैशी हुए, वो बाद में बस गए थे उन्नाव में। उनका जो पुश्तैनी मकान था, मुझे जो लोगों से उस समय पता चला था कि जब डीएम का रेजिडेंस भी नहीं था तो कुछ समय क्योंकि वो कर्नल बिल्कुल उनका मकान पे कुछ दिन उनका एक अस्थायी आवास जी। और एक हिस्सा बचा हुआ है जो पायल होटल वाले, एक हिस्सा बचा हुआ, उस हिस्से को मैंने भी बना रखा है अपने पास। मैं चाहूंगा अभी, क्योंकि उस पे पहली जिला कोर्टें लगी। बिल्कुल उससे पहले जब राजशाही का जमाना था 1815 का, तो 1815 से पहले जो टेरी रियासत का जो इस इलाके का कर जमा होता था, कोर्ट लगती, वो भी उसी आंगन में लगती। अच्छा, वो करीब 250-300 साल पुराना मकान है। बहुत जी, बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ कि इन चीजों को अगर हम संग्रह करें तो ठीक। उसके बाद ये भगवान वर्मा जी हैं जो नीचे खांडाई रोड पे, इनके दादाजी रामलाल जी पौड़ी आए, मुख्य रूप से सुनार थे, ठेकेदारी भी करते थे, चंपावत से आए थे। और उनके पिताजी चिरंजी लाल जी, मतलब भगवान वर्मा, तो चिरंजी लाल जी भी बहुत पाठ तो खेलते ही थे। वो मंत्रा का पाठ भी खेला उन्होंने और कई भूमिका खेली। और भगवान वर्मा जी ने भी कई सालों तक बिल्कुल। तो ये भी मतलब 1915 से ये अपने आप भगवान वर्मा जी का भी परिवार इस रूप में याद कर रहा हूँ मैं, चिरंजी लाल जी को, कि वो होली की बैठक हो चाहे शास्त्रीय संगीत, ये सारे लोग करते थे। तो इसके बाद थोड़ा सा सन 70 के दशक के बाद इसमें कुछ कमजोरी आई इस प्रोग्राम में, और थोड़ा सा चूंकि सरकारी अमला बढ़ने लगा, लोग इधर से उधर जाने लगे, जैसे हमेशा ही होता है। लेकिन वो रामलीला का दौर चलता रहा। फिर एक दौर वो भी आया कि जब 90 के आसपास उत्तराखंड आंदोलन तेज हुआ, तो उस बीच बाधित हुई और मौसम ने भी उस दौरान कई दिन रामलीला बाधित रही। लेकिन फिर 1994 जब आंदोलन खत्म हो गया ये, उसके बाद धीरे धीरे करके जब कॉलर माइक भी आ गए, और अगर मैं कहूँ तो वो जो पुरानी पीढ़ी के लोग, जैसे मैंने कहा भगवंत सिंह जी थे, ये जब लोग निकल गए, इस तरह के पीताम्बर सेमवाल जी थे यहाँ हेल्थ में थे, वो रावण का पाठ खेलते थे, जगदम्बा पंत, मतलब जो स्थापित लोग थे। जैसे इतना बड़ा कैनवास है रामलीला का, तो सारे लोगों का नाम बताना इतने कम समय में बहुत संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद 94 के बाद जब कॉलर माइक आ गए, पार्क गायन में पहली बार लड़कियां भी आने लगी। पहली बार लड़कियां आई। और 2002 के आसपास जो मेरे अंदाज है, उसके बाद पूरी तरीके से जिस तरह महिला पात्र आने लगे, और ये कहें कि उसके बाद उसी दौरान जो आपकी पीढ़ी के लोग आए, उसने रामलीला को एक नया ग्लैमर, क्योंकि अगर हम पुराने ही उसको लेके करते रहे तो वो आकर्षण पैदा नहीं। बिल्कुल। तो जिस तरह से मुझे टेरी में वो सुरेखा डगमाल डीसी बताती हैं कि वो पिताजी उनके कभी टेरी में रहे, वो कहती थी हम देखने को आते थे पौड़ी में, ये हनुमान उड़ता कैसे वो वीसी है बिल्कुल। तो कहने लगे कि पौड़ी की रामलीला की अलग अलग खासियत, सेट्स होते थे, कलाकार होती थी, राग रागनियां होती थी, जिन रागों में गाते थे। तो ये कारण ही था। तो वो जो एक उत्तराखंड आंदोलन से जो गतिरोध हुआ था, वो फिर 2002 के बाद सुधरा, और उसके बाद तो करीब आपकी पीढ़ी के ही लोग हैं इसमें। तो वो लोग आने लगे। म्यूजिक पक्ष हमारा बहुत, अजीत सिंह जी थे, जमादार साहब थे, एक
हरिजन बस्ती के बच्चू मिस्त्री जी बच्चे बिस्तरी है, बिल्कुल बिल्कुल उनका बड़ा नाम। ये बड़े नाम, ये सारे वो लोग थे जो राम के प्रति, रामलीला के प्रति समर्पित थे। और मैं बताऊंगी मेरे पिताजी की, अब लोग बताते हैं, क्योंकि रावण का पाठ मैंने पिताजी को जनक में देखा। जनक में देखा, अच्छा। बाकी मैंने उसमें देखा नहीं, जब वो 50 से पहले 50 से पहले रावण का पाठ करते थे। तो जो बच्चे राम का पाठ या सीता का पाठ कर रहे हैं, तो पिताजी की आवाज थोड़ा सा बुलंद थी, तो वो कई बार बच्चों ने अपने कपड़ों में पेशाब कर दी। बिल्कुल कहा जाता है, ये मुझे बताते हैं लोग, राम लक्ष्मण। हाँ, वो मेरे पिताजी का इतना वो जिक्र आया। तो इसके बाद मुझे लगता है कि जिस तरीके से नए प्रयोग हुए हैं जी, गायन शैली में भी, रागों में भी आया है, भले ही हमें लगता है कि हमें कुछ उन प्रचलित रागों पे भी करना चाहिए, लेकिन रामलीला के प्रति जनमानस का जो आकर्षण है, जो ये भीड़ उमड़ती है, उसको देख के तो लगता है कि इसमें जो सुधार, जो प्रयोग हो रहे हैं बहुत अच्छा। जो पूरी टीम है, ये गौरी शंकर जी के नेतृत्व में, ये अंजुल भी हैं, धर्मेंद्र है, ये हमारा दिनेश है, टीनू है, ये और जो टीम है, या मेकअप में है प्रधानी प्रदीप रावत इस साल अभी नहीं, प्रदीप भी हैं। हाँ, प्रदीप हैं, आशीष है। तो मुझे लगा आपका जैसे रोल एक बड़ा लंबा है, हर समय आप इसमें भी हैं, मीडिया से भी हैं, तो मुझे लगता है कि ये पौड़ी रामलीला के लिए बहुत एक सुखद अध्याय मैं समझता हूँ, और ये जारी रहना चाहिए। आज हमने पौड़ी रामलीला का A to Z, आपने शब्द सुना होगा A to Z, यही होता है। कहाँ से शुरुआत, आज हम कहाँ पहुंचे हैं, वो सब हमारे आदरणीय भाई साहब ने हमको बताया। और एक बहुत बड़ी खासियत पौड़ी की रामलीला की वाकई है कि पौड़ी रामलीला ने अपना मूड नहीं छोड़ा, भले हर समय अपडेट होती रही। वो चीज विलुप्त हो जाती है जो अपडेट नहीं होती। बिल्कुल। पौड़ी की रामलीला ने अपने को समय के साथ बदलाव करती रही, और आज पौड़ी की रामलीला अपने आप में, मुझे लगता है गढ़वाल के साथ साथ उत्तराखंड में, अल्मोड़ा के बाद अगर हम कह सकते हैं, उत्तराखंड में एक अलग पहचान, 2 केंद्रों के, वो कुमाऊं में है, एक अलग पहचान बनाने में जिस तरह से प्रयोग अब गढ़वाली में भी जैसे लोग हो रहे हैं, इस तरह प्रयोग। मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ जगत किशोर बटपाल में, और भाई साहब के साथ पुनः आपको मिलाऊंगा एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।